अस्सलाम वालेकुम नाजरीन फ़िरऔन की फ़िरौनियत से हर कोई वाकिफ़ है जिसने एक ज़ालिम बादशाह बनकर जुल्म के पहाड़ ढाए। खुदाबंदी का दावा करने वाले मिस्री फ़िरऔन रमेसेस दोम की लाश आज निशान इबरत के तौर पर म्यूज़ियम में रखी गई है। फ़िरऔन की लाश से मुतल्लिक बहुत से ऐसे राज मौजूद हैं जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। आज हम आपको फ़िरऔन के गर्क होने और इसकी लाश के हवाले से हैरानकुन हक़ाइक़ बताएंगे जो आपके लिए नई मालूमात होगी। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली मज़ीद अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। नाजरीन, आज से तकरीबन 3000 साल कबल जब मिस्र में फ़िरऔन ने बनी इसराइल पर जुल्म सितम ढाए और इन्हें अपना ग़ुलाम बना लिया, तब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अब वक्त आ गया है कि तुम बनी इसराइल को मिस्र से निकाल कर अपने बाप दादा की ज़मीन की तरफ ले जाओ। अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और इनके भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम हज़ारों बनी इसराइलियों को लेकर रातों रात मिस्र से निकले और बहरे अहमर के शुमाली तरफ खलीज सुइज़ के शुमाल में पहुंच गए। फ़िरऔन को जब यह खबर मिली तो वह अपना भारी लश्कर लेकर इनके पीछे निकला। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ए मूसा, अपना असा समुद्र पर मारो। बस फिर समुद्र फट गया और हर एक हिस्सा बड़े पहाड़ की तरह खड़ा हो गया। समुद्र में एक खुश्क रास्ता निकल आया और बनी इसराइल इस पर चलते हुए दूसरी तरफ बच निकले। फ़िरऔन का लश्कर भी ये देखकर इनके पीछे चलने लगा, मगर जैसे ही तमाम लश्कर दरिया के दरमियान में पहुंचा, दरिया का पानी आपस में मिल गया और तमाम लश्कर गर्क हो गया सिवाय फ़िरऔन की लाश के। 1891 सन से कबल कोई नहीं जानता था कि खुदाई का दावा करने वाले फ़िरऔन की लाश के साथ क्या हुआ और इनकी बाकियात कहाँ हैं या कहीं हैं भी या नहीं मौजूद। तमाम आसमानी किताबों में इस वाक़े का जिक्र तफसील से मिलता है कि अल्लाह के पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल की कौम का पीछा करता हुआ फ़िरऔन समुद्र के पानी में अपनी फ़ौज समेत गर्क हो गया था, जबकि अल्लाह के पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और इनकी कौम को पानी के दरमियान से रास्ता बनाकर अल्लाह ताला ने खुद दिया था। लेकिन फ़िरऔन की लाश का क्या हुआ था ये किसी किताब में नहीं लिखा, लेकिन कुरान मजीद में ज़ालिम फ़िरऔन के अंजाम से मुतल्लिक अजीब बात मौजूद है जिसकी किसी को समझ ना थी। कुरान करीम की सूरह यूनुस की आयत नंबर 92 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जिसका तर्जमा है कि सो आज हम तेरी ही लाश को निजात देंगे ताकि तू इनके लिए निशान इबरत बने जो तेरे बाद हैं। और हकीकत यह है कि बहुत से आदमी हमारी निशानियों से गाफिल हैं। यह वाक़या आज से तकरीबन 3500 साल कबल पेश आया था। फ़िरऔन के डूब के मरने के बाद फ़िरऔन की लाश को अल्लाह के हुक्म से बाहर फेंक दिया गया था, जबकि बाकी लश्कर का कोई नामो निशान ना मिला। मिस्रियों में से एक शख्स ने साहल पर पड़ी फ़िरऔन की लाश पहचान कर पहले दरबार को बताया, फिर इसकी लाश को महल पहुंचाया गया। दरबारियों ने इसकी लाश को मसाले लगाकर पूरी शानो एहतराम के साथ ताबूत में रख कर महफूज कर दिया। हनूत करने के अमल के दौरान इनसे एक गलती हो गई थी। फ़िरऔन चूँकि समुद्र में डूबकर हलाक हुआ था और मरने के बाद कुछ अरसे तक पानी में रहने के बायस इसके जिस्म पर समुद्री नमकियात की एक तह जमी रह गई थी। मिस्रियों ने इसकी लाश पर नमकियात की वो तह इसी तरह रहने दी और इसे इसी तरह हनूत कर दिया। अल्लाह ताला की किताब कुरान करीम में फ़िरऔनों के किस्से बड़ी तफसील के साथ बयान किए गए हैं और इसी सिलसिले में इस फ़िरऔन का जिस्म महफूज करने से मुतल्लिक आयत भी नाज़िल हुई थी। साल 1871 में मिस्र के शहर अलगोर्निया से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब और मामूली चोर अहमद अब्दुल रसूल को फ़िरऔनों की हनूत शुदा लाशों की तरफ जाने वाले खुफिया रास्ते तक रसाई मिल गई। अहमद अब्दुल रसूल नवादरात चोरी करके बेचा करता था। एक दिन वो दरियाए नील के किनारे के करीब तबीसा के मुकाम पर इसी सिलसिले में फिर रहा था जब उसे इस खुफिया रास्ते का इल्म हुआ। जब वो वहाँ नवादरात की चोरी करने के लिए सुरंग खोद रहा था तब उसे कुछ लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। इस जगह की मुसलसल खुदाई अमल में लाई गई और साल 1891 में दूसरी मम्मियों के साथ फ़िरऔन की लाश भी मिली। इसके कफन पर सीने के मुकाम पर इसका नाम दर्ज था। इसकी लाश पर तहकीक की गई तो इस बात की तस्दीक हो गई कि वो फ़िरऔन की लाश है। साल 1986 सन में
فرعون کی ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کے مصری حکومت نے فرانس کی حکومت سے درخواست کی کہ فرعون کی ممی کو خراب ہونے سے بچایا جائے، جدید سائنسی ذرائع سے اس کی موت کی وجہ بھی معلوم کی جائے۔ اور پھر اس کے بعد فرعون کی ممی کو فرانس لے جایا گیا اور اس کے لیے باقاعدہ فرعون کا پاسپورٹ بھی بنایا گیا تھا، کیونکہ اس وقت کے فرانس کے قانون کے مطابق لاشوں کا بھی پاسپورٹ بنایا جاتا تھا۔ فرانسیسی حکومت نے بہت شان و شوکت اور کسی عظیم زندہ بادشاہ کی طرح فرعون کی ممی کا استقبال کیا۔ اس کے بعد فرعون کی ممی کو ماہر ڈاکٹر کی ٹیم کے حوالے کیا گیا، جس کی سربراہی ڈاکٹر مورس نے کی۔ مائکروسکوپ ٹیسٹنگ کے ذریعے تمام اعضاء کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش اور جسم میں سمندری ذرات ابھی تک موجود ہیں، اور اس کا گوشت ہر روز تازہ ہوتا ہے اور بڑھتا رہتا ہے، اور موت بھی اس کی پانی میں ڈوبنے کے باعث ہوئی تھی۔ ڈاکٹر کو یہ علم تھا کہ لاش کسی اسلامی ملک سے ہے۔ تجسس کے ہاتھوں وہ مجبور ہو کر فرانسیسی ڈاکٹر مورس مصر گئے، جہاں انہوں نے ایک مصری سائنسدان سے ملاقات کی۔ اس مصری سائنسدان نے قرآن پاک کھول کر سورہ یونس کی آیت نمبر 90 اور 96 کا ترجمہ کر کے لفظ با لفظ سنایا۔ فرعون کے بال اور ناخن تاحال بڑھتے ہیں۔ اس حوالے سے سائنسدان بھی یہی کہتے ہیں کہ انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کے بال اور ناخن بڑھتے رہتے ہیں۔ ہر سال 15 مارچ کو مصر کے میوزیم میں رکھی فرعون کی ممی پر چوہے چھوڑے جاتے ہیں اور وہ اس کا بڑا ہوا گوشت کھا جاتے ہیں، اور پھر فرعون کی ممی کی ڈریسنگ کرنے کے بعد دوبارہ اسے شیشے کے تابوت میں رکھ دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی آیات کے مطابق مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے پانی میں غرق کر دیا تھا اور قیامت تک اس کی لاش کو نشان عبرت بنا دیا۔ لیکن یہودیوں اور عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق فرعون کی تمام فوج تو غرق ہو گئی تھی، مگر فرعون کنارے پر ہونے کی وجہ سے بچ گیا اور بعد میں اپنی طبی موت مرا تھا۔ لیکن اس کے برعکس جب ڈاکٹر مورس اور اس کی ٹیم نے فرعون کی لاش پر کافی تجربات کیے تو ان کو پتہ چلا کہ اس کی لاش پر ابھی بھی سمندری نمکیات موجود ہیں، اور انہوں نے ثابت کیا کہ فرعون کی موت سمندر میں ڈوب کر مرنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو سے صرف اتنا ہی۔ مزید ایسی اچھی اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی مزید اپڈیٹس آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔